अंकित राज के प्रणाम संदीप सर, बीजेपी संघ और इनकी पॉलिसीज को भी डॉक्यूमेंट्री बनाकर एक्सपोज करिए। डॉक्यूमेंट्री में लोग ज्यादा इंगेज होंगे और बीजेपी को जल्दी एक्सपोज होगी। तो आपको कल का डॉक्यूमेंट्री कैसे लगा? आपको दिखा कि हमारे पीछे कैसे संघ भाजपा ने छोड़ दिए हैं क्या भौं भौं, कैसे छोड़े आपने देखा? जो आदमी सरकार, आप देखिए केंद्र सरकार का मंत्री, आप ध्यान से देखिए, जरा फोटो निकालो। ये जो अमृतानंद है ये एक शूटर है भाजपा और संघ का, 40 साल संघ में काम किया है। इसको पहले यति का नाम हो रहा था और यति एक पैरेलल हिंदू संगठन जैसा बनते जा रहे थे अपने आप। इसको लगाया गया यति को खत्म करने के लिए, प्रेम से आया, यति को खत्म किया, यति के पूरे आर्थिक साम्राज्य खत्म किए। उससे पहले का हिस्ट्री न यति को पता है ना मुझे पता है, लेकिन मैंने अब खोजबीन किया। जितने भी संत थे ओरिजिनल 5-6 ग्रुप बदले इसने, सबको साफ कर दिया, ये सबकी स्थिति खराब कर दी। एक संत जो है हमारे बंसी भट्ट बाबा का को गायब ही कर दिया, इस पे आरोप है। बंसी भट्ट बाबा के आश्रम में छिपकर भी रह रहा है गोवर्धन में। बंसी भट्ट बाबा ने पूरा वृक्ष लगवाया था, पूरे गोवर्धन में वृक्ष लगवाया था। उनके वृक्ष का नाम, हम पेड़ लगवाए हमको पैसा दे दो, हम पेड़ लगवाए हमको पैसा दे दो, ये कहता था इसमें यूट्यूब पे, पेड़ लगवाया पैसा दे दो। वो पेड़ बंसी भट्ट बाबा ने लगवाए। आज बंसी भट्ट बाबा 10 साल से गायब है। कोई इससे पूछता तो कहता है वो तपस्या करने गए। भारत में अभी योगी सरकार के बाद 2017 के बाद 30 से ज्यादा महंतों की हत्या हो चुकी। उसके शिष्यों ने इसने कब्जा करने के लिए आश्रम आदि पे। बंसी भट्ट बाबा गायब है। मैंने ट्वीट में एक बार ढूंढ लो, ऊपर में ही होगा। होम मिनिस्टर अमित शाह जी को रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जांच कराइए सीबीआई से, हम सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। और हमने योगी जी को कहा कि आप सोचिए कि आपकी सरकार कितनी करप्शन में लिप्त है, कि एक भ्रष्ट उद्यमी अनूप भरातरिया, जिसको खुद मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई चार्ज शीटेड है, ये बैंक फ्रॉड घोटाले में है। 20,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हैं, सिंडिकेट बैंक फ्रॉड, कई तरह के बैंक फ्रॉड घोटाले वाले को लेकर एक अपने गुरु को गायब करने वाले बाबा पहुंचता है और वो मोदी सरकार के तब के मंत्री रहे, अपूर्व है, महेश शर्मा से मिलता है। और दिखाओ फोटो जरा, उनके साथ बैठक, ये देखो बैठक करता है। इसकी पहुंच देखिए, कैसे संघी और भाजपा की पहुंच आप देखिए। तभी हमें खत्म करने के लिए इसको लगाया गया था। वो रहे महेश शर्मा, जो पहले से पर्यटन या संस्कृति मंत्री थे मोदी सरकार में। ये जो इशारे से समझा रहा है, यही है अनूप भरातरिया, जो भ्रष्टाचार का आरोपी है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सब इसको दौड़ा चुकी है। ईडी और सीबीआई के रेड है, चार्ज शीटेड है। वो चार्ज शीटेड आदमी भारत सरकार के मंत्री के साथ, वो देखो जो पगड़ी लेके बैठा है, यही अमृतानंद है। बैठा के नक्शा समझवा रहा है कि कैसे ब्रज को उजाड़ के थोड़ा माल हम बना ले, थोड़ा माल आप बना लो, थोड़ा माल ये बना ले। आप ये देखिए। उसके बाद योगी जी का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहां तक ये पहुंचा। आप देखिए, ये देखिए, यही अनूप भरातरिया केशव प्रसाद मौर्य को समझा रहा है, बगल में अमृतानंद बैठा है। ये कहां तक पहुंच रखता था सोचिए। हमारी पार्टी तो बच गई। इसको कोर कमेटी में ले लेते तो हमारा क्या हालत होता आप सोचिए। जैसे यति जी का पूरा आर्थिक नेटवर्क ध्वस्त कर दिया इसने। सारे यति जी को कौन फंड देता है, सबकी सूचना इसने सरकार को लीक की, संघ को लीक किया, उन सब पे दबाव आया। आज यति को पैसे नहीं मिलते। हमारे में भी यही घुसना चाहता था और हमने जानबूझ के नहीं किया। परमात्मा विष्णु ने करा दिया मुझसे। इसको हमने कोर कमेटी में बैठक में नहीं बुलाए कि ये तो सन्यासी, इनको बैठक में क्यों बुलाऊं। आज हमारी फंडिंग सब ये सूचना देता। अब इसको सूचना नहीं मिल रहा, इसलिए बौखला के हम पे कुछ से कुछ अनाप शनाप आरोप लगा रहा है बिना सिर पैर का। और जो लोग पार्टी से निकाल दिए गए हैं उनको लेकर ये चक्करलस कर रहा है। उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा घंटा? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने आप में साफ इंसान हैं। परमात्मा मुझे जानते हैं। और देखिए, जब ऑर्डर हुआ लोगों का घर तोड़वाने के लिए, तो वहां की जनता इसको खोज रही है। तो पुलिस प्रोटेक्शन में ये निकलता उस इलाके में।
अगर किसी ने कोई चोरी नहीं की, किसी ने आम जनता को त्रस्त नहीं किया, तो क्यों पुलिस प्रोटेक्शन में घूम रहे हो? वहां घर तुड़वाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेके ये किया है। देखिए, लोगों के घर तुड़वाने, और ये हम पे आरोप लगा रहा, हमारी पार्टी पे आरोप लगा रहा, एकम सनातन पे। कितना बड़ा कालनेमी मक्कार! उस दिन तो ये चिल्ला रहा था, मैं कालनेमी कहते थे, आज मैं कह रहा हूं मक्कार। सुनो, मक्कार, और तुम्हारे अभी और काले कारनामे हैं में हमारे पास। हम उन महिलाओं तक भी पहुंच गए हैं जिनके साथ तुम्हारे, मैं बता नहीं रहा हूं अभी, तुम्हारे काले चिट्ठे खोल दूंगा। हम लोगों पे आरोप लगाते हो। मैं एक पत्रकार हूं, पॉलिटिकल पार्टी बाद में आई है, और पत्रकार का काम है पूरे नीड़ चीर विवेक, पूरे तरह से तुम्हें मैं एक्सपोज करूंगा। जिन लोगों ने भी झूठ आरोप लगाए हैं उनको मैंने एक्सपोज किए हैं, और तुम्हें भी एक्सपोज उसी तरह कर रहा हूं। ये सरकार का, संघ का पाला हुआ संत है, ये कोई संत नहीं है। इसने गाय बेचे हैं, वो आपको दिखाऊंगा। इसने गौशालाएं बेची है, वो दिखाऊंगा। इसने गौशालाओं की जमीन ट्रस्ट की जगह अपने नाम करवाया है, वो दिखाऊंगा आपको। इसने पूरे ब्रजभूमि के कुंडों को, जहां सन्यासी बैठकर तपस्या करते थे, उसको खत्म करवाया है, वो दिखाऊंगा। और कई महिलाओं के हरासमेंट के केस भी आएंगे इसमें। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि किसी से टेलीफोन पे करवा दिया, जिन जिनको निकाला है, और जिनको निकाला है, जिनकी तुम टेलीफोन टैपिंग करवा रहे हो ना, मतलब कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बकवास कर ले और वो सुना दो। ये तो कोई भी किसी के बारे में बकवास करता चलेगा। और जिसकी आवाज तुम सुना रहे हो ना, उसको महिला के मामले में ही पार्टी के अध्यक्ष ने संट किया था, अब उसको निकाला जाएगा। किसी लव जिहाद पीड़िता का पैसा खाने के आरोप में उसको पार्टी से संट किया था पार्टी के अध्यक्ष ने। जिसकी तुम टेलीफोन सुना रहे हो ना, महिला के उत्पीड़न के मामले में ही उसको पार्टी से संट किया गया था। महिला का कोई सम्मान जो है इस पार्टी में, महिला के सम्मान से खेलने वाले उछाल कर फेंक दिए जाएंगे। याद रखना इस बात को। महिलाएं माताएं बहन होती है, वो पृथ्वी होती है, वो उनका सम्मान सबका सम्मान। हमारे पार्टी के महिला सदस्यों पे तुमने हमला किया है ना, तुम्हारी जड़ खोद दूंगा मैं, याद रखना। जड़ खोद दूंगा तुम्हारा, आज तो खोद ही दिया है, तुम्हारी जड़ खोद के गाड़ दूंगा तुम्हें अंधे में, मैं बता दे रहा हूं। और जो लोग भी सुन रहे हैं सुन लें, अनाप शनाप आरोप, लड़ना है सामने से लड़ो, पार्टी हो। हम तो छोटी सी पार्टी है, तुम तो 303 की पार्टी हो, लड़ो सामने से। संगठन 1925 से बना हुआ है, लड़ो सामने से। तुमने ऐसे करके सारे शंकराचार्यों को मार दिया, उनके पीठ खत्म कर दिए, सारे वैष्णव सबको तुमने पालतू बनाया। मैं पालतू बनने के लिए तैयार नहीं हूं, तुम्हारा सुन लो। रहूं ना रहूं, मैं तुम्हारा पालतू बनने के लिए तैयार नहीं हूं, ये मेरी चुनौती है तुझे। इसलिए जितने लोगों को खड़ा कर सकते हो कर लो, सच के साथ हो तो लड़ूंगा, मिट जाऊंगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। मरना तो अंतिम सत्य, उससे ज्यादा क्या होगा। जेल में डालोगे, उससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन लड़ूंगा, क्योंकि लड़ना ही मेरी फितरत है। इसलिए सबको एक्सपोज किया जाएगा, और ज्यादा मेरे लिए दिक्कत होगी तो मैं तो पार्टी को कहूंगा, अंकुर जी बाकी सब लोग चला रहे हैं, मैं बाहर निकल के इन लोगों को मैं रगेद मारूंगा। मैं इन्होंने अभी मेरी पत्रकारिता से हमारे एडिटर, उस समय के मंत्री लालू यादव दौड़े दौड़े फोन करते थे हमारे एडिटर को, प्रफुल्ल पटेल दौड़े दौड़े फोन करता था हमारे एडिटर को, मनमोहन सरकार, अहमद पटेल फोन करता था। मैं उस स्तर का पत्रकार हूं, इस बात को याद रखना। अपनी औकात मन ना भूले कोई, सीधे सीधे लड़ाई लड़ो। मैं चाहता हूं स्वस्थ लड़ाई हो, राजनीतिक लड़ाई हो, हमारी छोटी सी क्षमता है। लेकिन ये किसी नकली संत को, हमारे पार्टी से निकाले हुए छिछोड़ों को, इन सब का इस्तेमाल करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। और मैं अगर खुल के मैदान पार्टी से बाहर आ गया ना लड़ने, तो उखाड़ दूंगा तुम लोगों को, बता दे रहा हूं मैं। पत्रकारिता तुमने देखी नहीं है मेरी। कांग्रेस रोती थी पत्रकारिता, इतने दिन तक भाजपा का मैं साथ दिया, वो बचे रहे तुम। इस बात को समझ लो, पत्रकार हूं, बाय नेचर पत्रकार हूं, किसी और की तरह नहीं। दुकानदारी, रिटायरमेंट में पत्रकारिता कोई कर रहा है, कोई टेलीविजन का थुम्मा लेके चलता था, पत्रकारिता के नाम पे आ गया। कोई एक भी पत्रकार नहीं जो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, सब दलाल कैटेगरी के बैठे हैं। इसलिए दलालों की कैटेगरी में मत समझना मुझे। लड़ो, मैं चाहता हूं स्वस्थ लड़ाई लड़ो, ये अच्छा लगता है मुझे, स्वस्थ लड़ना अच्छा लगता है। मैंने कभी भी भाजपा पे, प्रधानमंत्री पे व्यक्तिगत हमले नहीं किए।
मैंने योजनागत हमला किया है जो हमारा अधिकार है, लेकिन तुम लोग तो नीचता की हद पर पार कर गए, घुसपैठ करा रहे हो हमारे अंदर। ये भाजपा का एजेंट है ये भाई। आप और हम उप मुख्यमंत्री भारत सरकार के मंत्री पर सीधे जाओगे कि ये लीजिए, और भ्रष्ट बिजनेसमैन ले जाकर बैठा के नक्शा पास करवा रहे हैं। आप इसको देख रहे हो। तभी मैं कहूं कि हमारे पीछे बिना मतलब क्यों पड़ा। हम बड़े उसमें थे, हमने तो कुछ किया नहीं, ये हमारे पीछे क्यों पड़ गया। आज पता चला ये तो अपने मालिक के लिए आया था, हाँफते हुए हमारे पीछे, हमें खत्म करने के लिए। इसको मौका नहीं मिला, भगवान ने बचाया हमें। इसको हमने कोर कमेटी में नहीं शामिल किया। और ये जितने लोग इसको ये बैठाता है ना, या जिसका फोन सुनाता है, ये सब कोर कमेटी में आने को बेचैन थे। इनको नहीं, क्योंकि जो भी थोड़ा संदिग्ध कैरेक्टर है, मैं उसको, मुझे न्यूज स्मेल करने की आदत है, क्योंकि मैं इतना लंबा मेरी ट्रेनिंग हो गई है कि मुझे ना आदमी सूंघ लेता हूं, उसको स्मेल करना कहते हैं, कि इस आदमी के कैरेक्टर समझ में आ जाते हैं मुझे। इतना लंबा पत्रकारिता का अनुभव, उसी पे काम हमने किया है। तो थोड़ा डिले करता हूं कि ये कोर कमेटी लायक नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं कह देता हूं, वो अपना निर्णय लेते हैं, उनकी कमेटी निर्णय लेती है, मैं महासचिव हूं, पर निर्णय सब मिलकर लेते हैं। थोड़ा डिले होते ही अपनी ओरिजिनल रंग दिखाना शुरू करते हैं। ओरिजिनल रंग दिखते ही पूरी पार्टी के सामने ये खुल जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, खत्म। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस व्यक्ति का इसने फोन सुनाया, हम लोगों पे आरोप लगाया महिला का, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संट किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अंकुर शर्मा जी ने। क्यों? क्योंकि लव जिहाद पीड़िता का पैसा उसने खाया था और यह स्वीकारा था उसने। और लव जिहाद पीड़िता ने शिकायत किया था डायरेक्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। इसलिए उन्होंने कहा था कि इसको इसलिए अगस्त में हमने, आप देखेंगे, एकम सनातन भारत का कोई आईटी विंग नहीं है, हम बदनाम विंग नहीं रखते। हमने अगस्त में एकम सनातन भारत का आईटी विंग ही खत्म कर दिया, उस व्यक्ति को के साथ ही उसको खत्म कर दिया। अब मीडिया की पूरी टीम मेरे नेतृत्व में, उन्होंने दायित्व दिया अंकुर जी ने कि मीडिया की टीम को आप संभालिए। मीडिया की टीम को मेरे नेतृत्व में दिया है, मीडिया, सोशल मीडिया सब दिया है। उन्होंने जो कहा उसको हमने माना है। तो आईटी विंग ही खत्म कर दिया, क्योंकि आईटी विंग में महिला के शोषण का मामला, पुराना मामला, वो महिला का पैसा खाने का था। महिलाओं का हम इतना सम्मान करते हैं। मेरी पत्नी स्वयं काम करती है इस पार्टी के लिए, मेरे भाई की पत्नी काम करती है, कमल जी की पत्नी काम करती है, हमारे देवव्रत है उनकी पत्नी काम करती है, डॉक्टर चेतन, उनकी सबकी पत्नियां, घरेलू पत्नियां पार्टी के लिए काम कर रही। इतनी महिलाएं काम कर रही है हमारे यहाँ। हमारे पार्टी के अध्यक्ष 3 महिलाएं उपाध्यक्ष है। हमारे लिए शान की बात है, 3 महिलाएं उपाध्यक्ष। हमारी प्रवक्ता महिला से तो ये टीम पूरी भरी हुई। लेकिन ये अंत में कुछ नहीं मिलता, तो संजय जोशी को इसी पार्टी ने ऐसे ही उठपटांग करके मारा था। ये पार्टी, ये संगठन इतना नीच है, जिसने कभी विवाह नहीं किए हो, उनके पूरे मन में केवल काम, सेक्स, कुंठा पलता है। इसलिए कुंठित लोग हैं जो अंत में सेक्स, कुंठा को लेकर हमला करेंगे। अरे तुम लोगों पे ही हमला जाएगा। मेरा कैरेक्टर बड़ा उज्जवल है, मेरी पत्नी जानती है मेरे बारे में, मेरे माँ बाप भाई जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ जनाने की जरूरत, मेरा बेटा जानता है। मैं जो सेक्स पे बोलता हूँ, सेक्स पे लिखता हूँ, मेरा बेटा भी पढ़ता है। मैं इतना साफ आदमी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। हमारे यहाँ पुस्तक आपको शास्त्र भी मिल जाएंगे, और आचार्य चतुर्सेन के और वात्स्यायन के काम सूत्र भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। मैं बहुत साफ कैरेक्टर हूं मैं, इसलिए मुझ पे हमला करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोग। कुछ है ही नहीं मेरे, न पीछे है ना आगे, कुछ नहीं है, साफ कैरेक्टर एकदम। इसलिए जो लोग लड़ना चाहते हैं, मेरी चुनौती है, लड़ लो। मैं तो चाहता हूं कि लड़ लो, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि पत्रकारिता होता क्या है। बाप याद नहीं आ गया तो कहना मुझे, माँ बाप सब याद आ जाएंगे, एक साथ याद आएंगे। मैंने मंत्रियों को माँ बाप याद दिलाए हैं, किस खेत की मूली हो। और पार्टी और संगठन समझ ले, आप अपने रास्ते चलो, मुझे अपने रास्ते चलने दो। हम कुछ सीटों पे लड़ रहे हैं, हम अपना हिंदू हित की बात कर रहे हैं, हम हिंदू हित पहुंचाना चाहते हैं। पॉलिसी में तुम्हारी गड़बड़ियां हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण उसको उजागर कर रहे हैं। विदेश नीति में तुम्हारी गड़बड़ियां हैं, उसको हम उजागर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में तुम लिप्त हो, उसको हम उजागर कर रहे हैं। वही कांग्रेस का करते थे उजागर, वही तुम्हारा कर रहे हैं। हम पत्रकारिता कर रहे हैं। काहे आ रहे हो मेरे रास्ते भाई, काहे आ रहे हो मेरे रास्ते। और इस बाबा को, और जिसने फोन किया था,
जो हमारी पार्टी से जिसको संट किया गया उसको अब निकाला जा रहा है। स्पष्ट बता रहा हूं, पार्टी के प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ चुका है, तो उस बचा हुआ था उनका ऑर्डर कब का आया हुआ है, उन दोनों पे क्रिमिनल केस होने जा रहा है। ये अभी इनको पता नहीं कि किस तरह से लड़ा जाता है। हमारी पार्टी में वकील भी है और हमारी पार्टी में पत्रकार भी है। लड़ना हम जानते हैं, लड़ना ही हमारे खून में, तो हम लड़ेंगे। सही कह रहे हैं पूर्णिमा जी, बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए जो भी एकम में आए थे उनका उद्देश्य एकदम नष्ट करना था। और इसकी सफाई करते करते हम आप ये एकदम, आपने रक्तबीज माता की कथा पढ़ी, मां काली, ये एक खत्म होता है दूसरा पैदा होता है। ये वास्तव में ये जो संघी, ये इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट का मिक्स डीएनए है। ये एक खत्म होता है दूसरा पैदा होता है, रक्त बीज पैदा कर रहा है। इसीलिए तो शंकराचार्यों की संगठन खत्म कर दिए, अखाड़े हमारे खत्म कर दिए, धर्म सभा हमारी खत्म कर दी, धर्म संसद हमारे खत्म कर दिए, ना कोई नहीं रहने दिया। ये रक्त बीज की तरह है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें हमें आम जनता, आम सनातन हिंदुओं का सपोर्ट चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए, समय का सपोर्ट चाहिए, श्रम का सपोर्ट चाहिए, धन का सपोर्ट चाहिए। नहीं तो हमारे बच्चे भी जैसे हम गुमराह होते रहे, इसे ही मानेंगे कि ये जो समलिंगावत है यही हिंदू संगठन है, जो वो नहीं है। कल रात की रिपोर्टिंग से मुझे बहुत सुकून मिला कि ये सनातन भारत और आपको क्षति पहुंचा रहा था। बिल्कुल सुबोध यादव जी, मैं क्या क्षति पहुंचाएगा, उसको देखने वाले भी अब 10-15 लोग नहीं है। वहां नीचे गाली ही उसको मिलता है, वो है नहीं। उसको देखिए, अब वो दूध के पड़ी मक्खी की तरह उसको संग निकाल के फेंक देगा, पहचानने से ही मना कर देगा, जैसे नाथूराम गोडसे को पहचानने से मना कर दिया था। किसी को, जैसे अभी मोनू मानेसर को पहचानने से मना कर दिया, बिट्टू बजरंगी को। अपना काम निकलता, भाड़ में जाए जनता। ये वही संगठन, ये खूब प्रयास करेगा, अभी हम पे और करेगा, रगड़ेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कुछ तो इसको मिल जाए, यहां से मिल जाए टुकड़े, वहां से मिल जाए टुकड़े, पैसे इतने घोटाले किए इसने। लेकिन इसकी असलियत सामने आ गई है लोगों के, ये बीजेपी का एजेंट है। मनोज जी कह रहे, संदीप जी आज तो आपने मिर्ची भर भर के जमाल घोटा बना के भयंकर तरीके से घोटा अमृतानंद को, आज रात भर नींद नहीं आएगी। भागा हुआ है वो अभी, आश्रम के बाबा का को भी उस पर आरोप है कि गायब करी हो गए। कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राहुल गुप्ता जी कह रहे, पैसा मांगा ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से 2-2, 3-3 बार एक दिन की कमाई का पैसा। बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी, देखिए कोई प्राइवेट के लिए सरकारी कर्मचारियों का पैसा तो नहीं काटेगा। अभी ये कह रही है भारत का संचित धन नहीं है और काटा गया कर्मचारियों का पैसा। कितना बड़ा, मतलब इतिहास का सबसे धोखेबाज गवर्नमेंट जो जनता के साथ धोखा किया गया वो यही है। मैं कमाता नहीं था उस समय, अपनी सेविंग से 15,000 रुपए दिए थे पीएम केयर में, लोगों को जल्दी ऑक्सीजन मिल जाए, सबने दिए, इन्होंने मेहनत से दिए हैं 15,000। आज इनके पैसे का माई बाप ही नहीं है। इसलिए ये जितने डोनेशन मांगते हैं, सरकार चाहे उनके पालतू, इन पर भरोसा मत करना, ये लुटेरे हैं सब, ये सब लुटेरे हैं, भरोसा मत करना। आपके पैसे से अफगानिस्तान को राशन भेजा जा रहा होगा और फिलिस्तीन को मदद भेजा जा रहा हो, आपकी मेहनत का 15,000 रुपए जो है आप ही को मारने के लिए ब्लड मनी में रिपोर्ट जो है कन्वर्ट होके आएगा, यही स्थिति। और आपको लगेगा कि मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ केवल, जरा मेरा ट्वीट दिखा दो मिंटू। सारे मैंने प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री सर जी, सर मैं एकदम इज्जत से पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सर जनता जनार्दन से आप केवल वोट ही लेंगे या अपना हिसाब भी देंगे? बेहिसाब धन राजनीतिक पार्टी में कहां से आ रहा है, बोलिए सर। ये प्रधानमंत्री जी के नीचे नरेंद्र मोदी है, उनसे पूछा मैंने। इसी जनता जनार्दन के हितों को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक पार्टियों को फंड करने वालों का भला किया जा रहा है। अन्यथा क्या कारण है कि जनता के मनी का हिसाब तो आपको चाहिए, यानी हमारे टैक्स के पे आप कितना कमाई, कल ही टैक्स हमने भरा है, हमको आपको तो हिसाब चाहिए, लेकिन आप लोग अपना हिसाब जनता को क्यों देना नहीं चाहते? ये मैंने प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट टैग करके पूछा। और दिखाओ मेरी ट्वीट, मैं सीधे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे वोट से बने हो भाई। राजनीतिक पार्टियां अपना फंडिंग क्यों छुपा रही है? क्या हमास, हिजबुल, लश्कर जैसे आतंकवादी संगठनों से फंड लेती है भारत की राजनीतिक पार्टियां जो जनता से इसे छुपाना चाहती है, या क्रोनिक कैपिटलिज्म को छुपाना चाहती है सरकार? कुछ तो छुपा ही रही है। और आपने देखा होगा ये जो राहुल गांधी जूता पहन के उछलता है, अडानी अडानी बकवास करता है, वो इस पर नहीं बोलने आएगा,
क्योंकि वो भी वही पैसा ले रहा है, स्टालिन वही पैसा ले रहा है, लालू का बेटा वही पैसा ले रहा है, अखिलेश वही पैसा ले रहा है, ममता बनर्जी वही पैसा ले रहा है। इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है, इस मामले पर कोई बोलने नहीं आया, क्योंकि सभी हमाम में छप छई छप छपा के छई कर रहे हैं। एक भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू हितैषी नहीं है, ये क्लियर हो गया। इसलिए राहुल गांधी के जूता पहन के कूदने पर भारत यात्रा पर ना जाएं, बुद्धि लगाएं कि ये भी भ्रष्टाचार में उसी तरह शामिल है जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार। दोनों भाई भाई हैं और लड़ के आपको दिखाते हैं, ताकि मैं आऊंगा तो तू मुझे जेल में मत डालना, तू आएगा तो मैं नहीं डालूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगाया गया हेराल्ड घोटाला, आज तक मां और बेटे जमानत पर घूम रहे हैं, सरकार ने जमानत का विरोध नहीं किया। और डीएलएफ घोटाला, बडरा का दमाजी घोटाला कहा गया, जो ये आई थी सरकार, उसको हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में खट्टर की सरकार ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ है। हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, नहीं कहा, बस कहा कोई घोटाला नहीं। तो तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं। राहुल गांधी कभी विदेश के एयरपोर्ट पे कहीं फंसे थे किसी मामले में, वाजपेयी ने बचाया, और आप जब देखेंगे वो आते हैं तो इनको बचाते हैं। जनता सिर्फ लड़ती है कांग्रेस भाजपा करके, अपने में लट्ठम लट। असल में ये दोनों एक है, दोनों पॉलिसी मेकिंग में, भ्रष्टाचार में, वंशवाद में, मुस्लिम तुष्टीकरण में एक है, एक है, एक है। दिनेश जी कह रहे हैं जनता राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे की जानकारी चाहती है, सरकार की कोई गोपनीय अथवा राष्ट्र की सुरक्षा की जानकारी नहीं मांगा, जिसे देने के लिए संविधान। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश जी, लेकिन सवाल तो यही है कि हिजबुल से पैसा ले रहे हैं, या गाय बीफ एक्सपोर्टर से पैसा ले रहे हैं, या फिर पीएफआई से पैसा ले रहे हैं, क्या पता, या किस कॉर्पोरेट से ले रहे हैं, किस एसीपी वाइल के एजेंट से ले रहे हैं, किस फोर्ड और किस बिल गेट्स आदि से ले रहे हैं, ये कैसे पता? इसलिए ये नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनके फेवर में फिर वैक्सीन का भी धंधा कैसे शुरू होगा, उनके बिजनेस कैसे चलेंगे, इसीलिए सरकार नहीं बताना चाहती। राजेश जी कह रहे हैं पहले मैं कांग्रेस को घाक पार्टी समझता था, पर इसकी कार्यप्रणाली से दिख रहा है कांग्रेस इनके सामने बौनी। बिल्कुल बौनी है। ये मैं भी कांग्रेस को ही गाली देता था ना अब तक, लेकिन वो आरटीआई कानून लेकर आई, ये आरटीआई खत्म कर रहे हैं। वो सच्चर कमेटी लेकर आई, ये सच्चर कमेटी लागू कर रहे हैं। वो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक लेके आई, ये उसको लागू कर चुके हैं। दंगे में हिंदुओं को पकड़ते हैं और उनको छोड़ते हैं। और वो बालाकृष्णन आयोग में जो SC ST है, उनको जो ये आरक्षण देने के लिए ला रहे हैं, कल को वो जब मुस्लिम आदि को आरक्षण मिलेगा तो वो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक एक तरह से लागू हो जाएगा। ये कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी पार्टी है, ये साफ दिख रहा है। भ्रष्ट भी 7.5 लाख करोड़ तो कांग्रेस ने छुआ भी नहीं। एक 1,76,000 करोड़ था 2G, एक 1,86,000 करोड़ था कोलगेट, एक 70,000 करोड़ था कॉमनवेल्थ। तीनों जोड़िए, इनका एक भारतमाला प्रोजेक्ट के बराबर भी नहीं पहुंचता घोटाला। सब तो CAG नहीं खोला था, उनका भी CAG नहीं खोला, तुम्हारा भी CAG नहीं खोला। धन्यवाद दिनेश जी। कंटेंट का मासिक शुल्क जरूर चुकाइए आप सब, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। आपकी पत्रकारिता सुरक्षित रहनी चाहिए। और एकम सनातन भारत दल में प्लीज डोनेट कीजिए, क्योंकि हमको चुनाव लड़ने के लिए फंड चाहिए। तो प्लीज डोनेट कीजिए, ताकि हम आपकी पार्टी बनाकर इसको आपको सुपुर्द कर सके। मैं थोड़ी बहुत दिन तक पार्टी में रहने वाला हूँ। आम जनता, अच्छे लोग आएंगे, उनको पार्टी में बैठाया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में। मैं तो पत्रकारिता में खुश हूं अपने। तो आप सब डोनेट कीजिए, अच्छे लोग पार्टी से जुड़िए, अपना समय दीजिए। आइए, हर प्रदेश में हमें अच्छे पदाधिकारी की आवश्यकता है। आइए, पार्टी से जुड़िए, दायित्व संभालिए। ये डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान है जो मैं आपको बता रहा हूं। धन्यवाद हरिओम जी, थैंक यू सो मच। मासिक सब्सक्रिप्शन के लिए थैंक यू सो मच। सत्यनारायण जी का अद्भुत विश्लेषण, आप वो बताते हैं जहां बाकी छूने से डरते हैं। यही मेरी पत्रकारिता है सत्यनारायण जी। एक बार जनकपुरी की घटना है, दिल्ली में एक लड़की ऊपर से गिरी, और वहां का जो SHO है वो मेरा मित्र था। देखिए मैंने मित्रता भी धर्म को त्याग देता हूं सत्य के लिए। और उसने कुछ दिन पहले क्राइम रिपोर्टर आरोदी को सिनेमा हॉल के टिकट, मैं आपसे स्पष्ट बोलता हूँ, सिनेमा हॉल आदि के टिकट भेजे जाते थे कि आप सिनेमा देखो, और सिनेमा देखना मुझे पसंद है, आपको मालूम है आप सबको। तो ताकि क्राइम राम पे वो आंख बंद किए रहे, तो मैंने सिनेमा देखा, कोई बात नहीं। तो वो जो दुर्घटना थी, तो उसको आत्महत्या उसने कहा, सारे अखबार आत्महत्या। मैंने उसकी जांच की और मैंने लिखा ये हत्या है। क्यों? क्योंकि लड़की का जींस खुला हुआ था, जींस के बटन, उसको जींस खोलने का प्रयास था, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास था, और उसके साथ हाथ आदि पे नोचने का निशान था।
तो वो खोला। अगले दिन एसएचओ ने कहा, तू तो कोई मित्र का, मैंने कहा मित्रता भाड़ में गई, सच्चाई वो लड़की मैं आपको जानता हूँ पर उसको नहीं जानता हूँ, पर उसके लिए लड़ना आवश्यक है। फिर सारी मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी सब, मैं जागरण में था और जागरण का रिकॉर्ड है, एक साथ 2-2 3-3 स्टोरी बायलाइन फ्रंट पेज पे किसी की नहीं छपी मेरे अलावा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पश्चिमी जिला का और बताया दैनिक जागरण फेक न्यूज कर रहा है, ये हमें गुमराह कर रहा है। सबने छापा। मैंने मोर्चरी में लाशों को गिन के रिपोर्टिंग की है। मोर्चरी से उस लड़की की फोटोग्राफ निकलवाई, उसके जांग पर जख्म थे जो उसको नोचा खसोटा गया था, उसके यहाँ पूरे उसके जख्म को मैंने अखबार का फ्रंट पेज बना दिया। या बोल दिल्ली पुलिस, वो बाद में वो पुलिस का ट्रांसफर हुआ, एसएचओ का जो मेरा मित्र बनता था, ट्रांसफर हुआ, डीसीपी को माफी मांगना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया पीछे पीछे हमारे भागता था उस समय। पहली बार जागरण के एडिटर्स ने, मालकान ने कहा कि पहली बार रिपोर्टिंग में हम आगे चल रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पीछे चल रही है। मैं उस स्तर का रिपोर्टर रहा हूँ। खोजी पत्रकारिता मेरा पसंद का क्षेत्र है, इसलिए मुझे पत्रकारिता बाय नेचर पसंद है। इसलिए मैं अपने आप को आज भी पत्रकार का नहीं पसंद करता हूँ। मुझे कोई कहता है आप इस पार्टी में उस पार्टी में, तो मैं थोड़ा सा छेप जाता हूँ, क्योंकि मुझे नेतागिरी टाइप का मेरा नहीं है नेचर। पत्रकार कहता है तो मुझे पसंद आता है, तो पत्रकारिता बाय नेचर है मेरा, मैं वही करता हूँ। अन्ना जी धन्यवाद। सर, आई हैव नेवर एवर सीन ए fearless person like you have made all us aware of this fake politics. थैंक यू सो मच अन्ना जी। यही पत्रकारिता अपना धर्म करे, पॉलिटिकल लोग अपने धर्म पे चले, साधु संत अपने धर्म पे चले। हर व्यक्ति अगर अपने धर्म पे चलेगा तो कहीं अधर्म का रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन चूंकि पॉलिटिशियन अधर्म कर रहे हैं, ये संस्थाएं अधर्म कर रही है, साधु संत अधर्म कर रहे हैं, पत्रकार भी अधर्म करने में उतर चुके हैं। एक लेफ्ट का पत्रकार है, एक राइट का पत्रकार है, पत्रकारिता मर गई है। तो ऐसे में पत्रकारों की आवाज जो ओरिजिनल उनकी दब जाती है। लेकिन आप लोग उस आवाज को आगे बढ़ाते हो, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। वरना ओरिजिनल पत्रकारिता मर चुकी है। अखबार खोलता हूँ, सुबह 2 अखबार लेता हूँ, पूरे अखबार विज्ञापन से भरे होते हैं, खबर कहाँ है पता ही नहीं चलता। ये स्थिति है। और चैनल तो मेरे यहाँ है नहीं, न्यूज चैनल नहीं है मेरे यहाँ, एक भी न्यूज नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक भी न्यूज चैनल देखे हुए मुझे सालों हो गए होंगे। हाँ, मैंने न्यूज चैनल देखता ही नहीं, मैं साफ में। फिर भी मुझे सारी न्यूज पता रहती है। तो ये आप भी कर सकते हो। उसको घर में उस दूषित शोर को, बिल्कुल ही डॉग की तरह भौंकने वाली आवाजों को क्यों घर में लाना? चिल्ला 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 चिल्लाते रहते हैं। छोड़ो उसको, शांति से अपनी पत्नी के साथ थोड़ी देर आप पुराने गाने सुन लो किशोर कुमार के, ज्यादा अच्छा है। पीएन कर 2047 2026 ओलंपिक चूरन, ये वो आपको ये लंबा टारगेट देखिए, साइकोलॉजिकल है। ये अमेरिका की सीआईए की टैक्टिस है। ये वही है आईएसआईपीएल कि आपको कहा 272 प्लस, तो आप उसको पहुंचाने के लिए आपने जी जान लगा दिया। 300 प्लस उसको पहुंचाने के लिए जी जान लगा दिया। उन्होंने कहा 2023 75 बरस अमृतकाल, हमने जी जान लगाया कि 2023 यानी 19 के बाद भी हमको इसको मौका देना है, 22-23, तो 19 पार कराने के लिए। ये हमेशा 19 नहीं करेंगे, 2023 22 ऐसे। तो हमने जी जान लगाया। अमृतकाल में क्या किया इसने? चाइनीज झंडा थमा दिया, झंडा का कोड बदल दिया, पोलिस्टर का झंडा, खादी की सुचिता झंडा का खत्म करके पोलिस्टर का झंडा सड़क पर फेंकवा दिया, उसी पे नाच करवा दिया। आपका हो गया 75 का। अब ये इनको सत्ता चाहिए तो क्या कहेंगे? 2047। अब ये 24 कहेंगे तो आप समझ जाओगे सत्ता के लिए 2047 भारत भव्य बनाएंगे, 47 ओलंपिक बनाएंगे। तो ये तो तब बनाएंगे ना जब हम सत्ता देंगे। ये आपके साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। ये हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। ये पासमानदा को 2047 तक 100% संसाधन लुटा चुके होंगे। आपके बच्चों के हाथ में भीख की कटोरी भी नहीं बचेगी। 2047 तक इनको सत्ता देने वाले सोच रहे। राहुल जी कह रहे हैं मैं भी संघ में था पर समझ गया कि वहां केवल वोट के लिए ग्रूमिंग की जाती है। अब संघ को एक्सपोज करता हूं तो संघ कहते हैं संघ के अलावा भी लोग हैं एक्सपोज करने को, उन्हें करो एक्सपोज। संघ ये यही कहेंगे क्योंकि ये लोग इतने घाघ हैं कि ये हर चीज को छुपा कर करता, हर चीज छुपाते हैं। अब इनको लोग घर में भी ठीक से नहीं बैठने देता, इनकी नजरें भी अब ठीक नहीं। ये सब ऐसे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। कई लोगों की शिकायत आई मेरे कि आपके सुनने के बाद अब पता चलता है कि ये लोग कैसे हैं। तो ये लोग इस नेचर के हो चुके हैं, ये इनके पूरे डीएनए में मिक्स हो गया है मुगलिया सल्तनत। कहते हैं ना डीएनए सेम है, तो मुगलिया सल्तनत मिक्स है इनके डीएनए। शक्तिमान जी कह रहे हैं गिरधारी लाल गोयल एंड मैंने एक बीजेपी के डैश को बीजेपी की पोल खोली तो ब्लॉक किया, किसी को पार्टी में डालने से पहले बैकग्राउंड बिल्कुल शक्तिमान जी हम चेक करते हैं।
और वो पूरा ही चेक करते हैं। लेकिन हिंदू ही बन के लोग आते हैं, मलिच तो हम ले नहीं रहे, हिंदू बन के ही आते हैं। अब हिंदुओं को कई आते हैं इसी तरह संघ को वो देते हुए कि ये तो उसने लूटा, ये किया, और अंत में वो संघी फिर निकल जाते हैं। और बाकी आप समझ ही सकते हो। KMR करें सीनियर सिटीजन का रेलवे टिकट कंसेशन भी पासवान कर, बिल्कुल पहली बार ये कांग्रेस करती तो अभी तक देश में हंगामा कर देते। सीनियर सिटीजन के रेलवे का टिकट जो कंसेशन मिलता था उसको भी ये खा गई। क्यों खा रही है? 43,000 करोड़ 43,000 करोड़ पासमानदाकरण में लुटाया गया है। एक बात, इसके अलावा 37-38% जो अन्य योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, हेन टेन टेन, उसमें भी लुटाया गया है। 50,000 करोड़ देश का लुटा दिया सिर्फ पासमानदाओं पे। मामूली बात आप समझ रहे हो? 50,000 करोड़ आप समझ रहे हो? किसी देश की क्या बजट नहीं होता। ये इतना बड़ा तबाही पैदा कर दिया है, इतना बड़ा तबाही। आरपीजे कह रहे हैं कोर्ट्स आर द वन रिफ्यूज लेफ्ट टू फाइट दिस ट्रेनवी नाउ इट्स ऑब्वियस व्हाई मोदी बीजेपी सरकार अटैकिंग एंड ट्राइंग टू डिफेम कोर्ट्स। ये गोलबंदी इनकी लगातार चलती है। ये हमको आपको बिल्कुल ऐसे साफ नहीं देखना है। कोर्ट और ये दोनों साथ मिलकर चलते हैं। कुछ मामले में कोर्ट अपने आकाओं को खुद करती है, कुछ मामले में ये अपने आकाओं को खुद करते हैं, जहां हमको टकराहट दिखता है। पर इनके खेल निराले हैं, अंत में सब उसी के लिए काम करता है। सबका मालिक एक, अमेरिका वाला सबका मालिक एक। जॉर्ज सोरस फंडिंग वाले फंडिंग भिजवाओ। मास्टर्सवादियों की बौखलाहट देखें अब फंडिंग और तेज कर दूंगा। मास्टर्सवादियों की बौखलाहट देखे अब फंडिंग और तेज कर दूंगा। बहुत जॉर्ज सोरस फंडिंग वाले का फंडिंग जो है वर्ल्ड फेमस है। गार्गी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गौरंग जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुभाष जी महाराज जी, संदीप जी, महाराष्ट्र में पत्रकारिता की बहुत बड़ी परंपरा थी। आज के सभी पत्रकार बिक चुके हैं। आप जैसी पत्रकारिता करने वाले केवल 4। आप सही करो सुभाष जी, महाराष्ट्र की भाषा, महाराष्ट्र की पत्रकारिता हमेशा गर्व वाली रही। मराठी मानुष ऐसे नहीं कहा गया, वो बहुत गर्व से भरे हुए थे। वहां की पत्रकारिता, तिलक जी मराठी थे। यदि मैं उदाहरण देता हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। मराठा और केसरी, इस पत्रकारिता की, आज भारत की पत्रकारिता जो राष्ट्रवाद की पत्रकारिता में तिलक की बड़ा योगदान है, तिलक का। तो मराठा और केसरी से उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेजों को एक्सपोज करते थे। भारत में जागृति भी लाते थे वो। हिंदू सनातनियों की भी जागृति वो लाते थे। वो अगर रहते तो गांधी कहीं नहीं था, दूर दूर तक। उनका तो अकाल मृत्यु हो गया। धर्म पर उनकी पकड़, जेल में पेंसिल से लिख दिया उन्होंने गीता पे भाष्य। आप पढ़ोगे तिलक की गीता कपोत पे है तो आपको आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। हाँ, तिलक जी भी पश्चिम से थोड़े प्रेरित थे, इसलिए वो आर्य द्रविड़ थ्योरी को मानते थे। इसलिए उनको लगता था कि आर्य बाहर से आए। लेकिन उस समय सबकी यही स्थिति थी, कमोबेश सबकी, अंबेडकर को छोड़ के, क्योंकि अंबेडकर जी ने इसको अच्छे से काटा, तोड़ा कि ये आर्य द्रविड़ थ्योरी को, और पश्चिम को एक्सपोज किया इसमें कि कोई आर्य द्रविड़ थ्योरी नहीं थी, हम यहीं के हैं। ये अंबेडकर जी ने कहा। तिलक जी उस समय थोड़ा पहले थे, तो उस समय यही माहौल चल रहा था। लेकिन गणेश चतुर्थी के जरिए पूरे महाराष्ट्र को तिलक जी ने खड़ा कर दिया, झकझोर दिया। भारत में जो क्रांति है वो आध्यात्मिक क्रांति ही सफल रही। बाकी जो अन्ना टन्ना टाइप क्रांति है, गांधी टाइप क्रांति, वो विभाजन लेकर आती है। गांधी की क्रांति विभाजन लेकर आई और अन्ना की क्रांति एक अराजक पार्टी लेकर आई, और कुछ नहीं। इसमें ये कोई क्रांति नहीं। और जयप्रकाश नारायण के चेले कैसे निकले? सारे जाति कुनवाई चेले, कोई क्रांति नहीं। ये सब वो CAI फंडिंग लोग कहते थे, वो कहीं ना कहीं बात सही है। लेकिन जो तिलक की क्रांति थी, जो विपिन चंद्र पाल की क्रांति थी बंगाल में, लाल बाल पाल, तो तिलक की जो क्रांति गणेश चतुर्थी के जरिए मराठी मानुष को खड़ा कर दिया, और विपिन चंद्र पाल ने जो गुरु दुर्गा पूजा वहां हो ही रहा था उसको और भव्य रूप देके बंगाली अस्मिता को खड़ा कर दिया। ये थी सही मायने में सांस्कृतिक क्रांति। आदि शंकराचार्य की सांस्कृतिक क्रांति, माधवाचार्य जी की सांस्कृतिक क्रांति, समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी को खड़ा कर दिया, सांस्कृतिक क्रांति। तो भारत में
और मध्यकाल में तुलसी, सूर्य आदि की भक्ति काल का क्रांति सांस्कृतिक क्रांति। भारत को जोड़ेगा तो सांस्कृतिक क्रांति। पॉलिटिकल क्रांति भारत को तोड़ेगा, गांधी की तरह भारत को तोड़वाया, अन्ना आदि की तरह अराजक पैदा किया, चेपी आदि की तरह जातिवादी राजनीति खड़ा किया। भारत की सिर्फ एक ही क्रांति हो सकती है जो जोड़ने वाली, वो है सांस्कृतिक क्रांति। और इस समय एकम सनातन भारत दल के अलावा भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान वाली कोई पार्टी नहीं। आर्यन जी कह रहे, संजीव जी मैं सतना मध्य प्रदेश का जिला महामंत्री हूँ, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। विपुल सिंह जी को एमपी अध्यक्ष बनाकर आपने बहुत अच्छा किया, वो सच्चे सनातनी हैं, बहुत धन्यवाद। अरे अच्छा, आप हमारे अपनी वाह, एकम सनातन भारत दल के ये महामंत्री हैं, चलिए अच्छी बात है। अच्छा लगा मुझे तिवारी जी। और विपुल ने बहुत ही कठिन समय में पद संभाला और उसकी गरिमा उसने बनाई, और बहुत कठिन समय में उसने दायित्व लिया, एक एक जगह गया विपुल, और उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए 5-6। ये अपने आप, यही लीडरशिप की क्वालिटी होता है कि जब कुछ नहीं तो अपने अकेले कंधे को भी जोत दो। तो उन्होंने अब तक उस उम्मीद को पूरा किया है, तो बहुत अच्छा काम किया है, उनको बहुत शुभकामनाएं। नीलम जी कह रहे हैं, संदीप जी अच्छा आज कल विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेगा, आज हम सुन नहीं पाते। अरे वाह, आप कहीं जा रही हैं? तो आज थोड़ा सा फिर ट्विटर स्पेस में ना स्विच नहीं हो पाता मेरा दिमाग, तो वो बड़ी दिक्कत है। मेरा दिमाग एक जैसा चलता है, तो इसलिए तो हम लोग आज रात्रि 10 बजे आप लोग आइए, पधारिए ट्विटर स्पेस में, और खुलकर बोलिए, खुल के अपनी बात रखिए। आपको जो भी पूछना है मुझसे खुलकर पूछिए, बिल्कुल भी झिझक मत करिए कि हमको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। मैं अच्छे मन से पूछे हुए प्रश्न को पहचान जाता हूँ, बुरे मन से पूछे हुए प्रश्न वालों को छील देता हूँ। अच्छे मन से पूछिए तो मैं, बुरे मन से पूछिएगा तो भी जवाब दूंगा, उसका टोन अलग होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब आए, और अभी के लिए मुझे जो है आप अनुमति दीजिए। आज बहुत लंबा स्ट्रीम हो गया है, और इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बने रहे। मिलता हूँ मैं कल दोपहर 3 बजे आपके साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।